वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया मिली भगत का इल्जाम लगाते हुए एक नया सियासी तनाज़ो खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी कालेश्वरम प्रोजेक्ट और फार्मूला ई रेस जैसे बड़े घपलों में के सीआर हरीश राव और के टीआर की गिरफ्तारी रोकने के लिए प्रोटेक्शन मनी यानी तहफ़्फ़ुज़ की कीमत वसूल कर रही है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि इसी वजह से मरकजी एजेंसियां बीआरएस कायदीन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बीजेपी के रियासती इंचार्ज नतन नवीन पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना के लिए कुछ लाने में नाकाम रहे हैं और उनके पास अवाम को देने के लिए सिर्फ गधे का अंडा खाली हाथ बचा है। वजीर आला ने मजीद कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं जो मिलकर रियासत के मुफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके इस बयान ने रियासत में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ा दी है और अपोजिशन की जानिब से इन इल्जामात पर सख्त रद्द अमल की तवक्को की जा रही है। याला बीजेपी बीआरएस बंधम रेपु मुन्सिपल ఎన్నికలలో కూడా ఉంటది। ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకరికొకరు సహకరించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని దెబ్బతీయాలని గూడుపుటాని చేస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా? యాల నిజంగానే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎన్నికల ఓట్ల లోపల కాళేశ్వరం కుంభకోణం మీద హరీష్ని కేసీఆర్ను సిబిఐలో అరెస్టు చేయాలి। ఫార్ములా ఈ రేసులో కేటీఆర్ను అరెస్టు చేసిన తర్వాతనే బీజేపీలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓట్లు అడగాలి। మీ కుమ్ముక్కు రాజకీయాలు, మీ ఫెవికల్ బంధం రాజకీయాలు తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తలేదని మీరు అనుకుంటే మీ అమాయకత్వమే అవుతుంది తప్ప ఇంకొకటి కాదు। అందుకే ఇవాళ సూటిగా అడుగుతున్న బీజేపీ నాయకులను, మీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వస్తే అనా పైసా దేడు గాడిద గుడ్డు తీసుకొస్తాడు। ఈ రోజు అవినీతికి పాల్పడ్డ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని మీరు కాపాడుకుంటూ మీరు ప్రొటెక్షన్ మనీ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ దగ్గర। ఇవాళ మీరు కాపాడడానికి వాళ్ళ దగ్గర మీరు మామూలు వసూలు చేసుకుంటున్నారు తప్ప మీరు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు। అందుకే మిత్రులారా, తెలంగాణ సమాజాన్ని ఆలోచన చేయమని నేను చెప్తున్నా। ఇవాళ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చీకటి ఒప్పందంలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని దెబ్బతీ बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया है कि क्या उन्होंने इक्तदार में आने के बाद एक बार भी किसानों के मसाइल पर बात की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकारी हॉस्टल्स में जहरीले खाने और सांप के काटने से बच्चों की जानें जा रही है, लेकिन वजीर आला इस संगीन सूरत-ए-हाल पर खामोश है। 20 लाख तलबा की फीस रीएम्बर्समेंट, बेरोजगारों के लिए जॉब कैलेंडर और ख्वातीन को माहाना 2500 रुपए देने के वादों पर हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है। हरीश राव के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और सरकारी मुलाजमीन के बकायाजात जैसे डीए और पीआरसी के बारे में भी रेवंत रेड्डी मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि जिन अवामी मसाइल पर वजीर आला को तवज्जो देनी चाहिए थी वो उनके बजाय सिर्फ के सीआर के खिलाफ गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने में मसरूफ है। हरीश राव का कहना था कि अवाम अब कांग्रेस के इन झूठे वादों और बदजुबानी की सियासत से तंग आ चुके हैं और जल्द ही इसका हिसाब लेंगे। పాలన గాలి కొదిలి బూతులతో కాలం వెల్లబెచ్చుతున్న రేవంత్ రెడ్డి పనితీరును ఒకసారి గమనించండి అని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏ రోజైనా అది అఫీషియల్ మీటింగా, అది పొలిటికల్ మీటింగా, అది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సా, ఏ రోజన్నా రైతు సమస్యల గురించి మాట్లాడతాడా? వారి బతుకులు బాగు చేసేందుకు ఒక్క పథకమన్న తెచ్చిండా? గురుకులాల్లో పాము కాట్లతోని, కరెంటు షాకులతోని, కల్తీ ఆహారంతోని పిల్లల ప్రాణాలు పోతుంటే ఏ రోజైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారా? విద్యా కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్టు అమలు గురించి ఏనాడన్నా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆలోచన చేసిండా? 20 లక్షల మంది పిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం ఊసే ఎత్తాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు। ఉద్యోగాలు లేక నిరుద్యోగులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటే, జాబ్ క్యాలెండర్ గురించి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ఒక్క మాట మాట్లాడాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు। అవ్వాతాతల పింఛన్ల గురించి మాట్లాడాడు, అక్కా చెల్లెలకు ఇచ్చిన హామీల అమలు గురించి మాట్లాడాడు। साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें बदजुबानी का माहिर करार दिया है।
उन्होंने अपने बयान में वाज़े तौर पर कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बिलाशुबा तेलंगाना कौम के मेमार और कौम के बाप की हैसियत रखते हैं, जबकि मौजूदा वज़ीर आला के पास बदजुबानी और गाली गिलवज के सवा अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी सियासी वक़ार को बालाए ताक रख कर सिर्फ नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक वज़ीर आला के ओहदे को ज़ेब नहीं देता। उनका कहना था कि अवाम रेवंत रेड्डी के तर्ज अमल और उनके काम करने के तरीके से अब बखूबी वाकिफ हो चुके हैं और उनकी बदतमीजी को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीआरएस लीडर ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला अपनी ज़बान पर काबू रखें और तमीरी सियासत पर तवज्जो दें बजाय इसके कि वो सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं की तज़हीक करें। इस बयान ने रियासत के सियासी माहौल में एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है और कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान लफ्ज़ी जंग मजीद तेज हो गई है। మొన్నేందో హార్వర్డ్ పోయి వచ్చిండట. వీణ హార్వర్డ్ పోయినా అంతరిక్షం పోయినా కుక్కతోక వంకరది. అది బూతులు తప్ప ఇంకేమన్నా వస్తాయా? కేసీఆర్ జాతిపిత ఎట్లయితాడు అంటాడు. కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చునా? అసలు ఈ తెలంగాణ ఈ స్వరాష్ట్రం ఎట్లొచ్చింది? కేసీఆర్ త్యాగాలతోని ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష పడితే మీరందరూ కూడా దీక్ష పట్టిరు కదా. తెలంగాణ కోసం మీరందరూ బయలుదేరలే రోడ్ల మీదకి. ఈ రేవంత్ రెడ్డి నన్ను ఒక్కనాడైనా జై తెలంగాణ అన్నాడా? ఈయన ముఖానికి తెలంగాణ తెచ్చిన దాంట్లో మీరు అమరులు కేసీఆర్ ఇంతమంది కొట్లాడి మనం తెలంగాణ తెచ్చినాం. కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చునా? అసలు అది వచ్చబెట్టుకే నువ్వు ఇలా కుర్చీలో కూర్చున్నావు. ఈయన కేసీఆర్ ముమ్మాటికి జాతిపిత, రేవంత్ రెడ్డి బూతు పిత. వీడు బూతులు తప్ప ఏమన్నా అవనికి? అదే నువ్వు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏం మాట్లాడాలి? ఇగో నేను 4000 పింఛన్ రేపటికెళ్ళి ఇస్తున్నా అని చెప్పాలి. లేకపోతే నేను మహిళలకు బాండ్ పేపర్ మీద రాసి సంతకం పెట్టి ప్రామిసరీ నోటు మీద 2500 ఇస్తా అన్నా ఇక రేపటి నుంచి ఇస్తా అని చెప్పాలి. గది చెప్పాడు. అదేం మాట్లాడాడు? మాట్లాడితే బూతులే బూతులే బూతులు, తిట్టుడే తిట్టుడు. అరే बीआरएस के सीनियर रहनुमा आरएस परवीन कुमार ने मशहूर ज़माना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक ईमेल रवाना की है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जारी करदा तरीफी सर्टिफिकेट फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने अपनी शिकायत में इंकिशाफ किया कि रेवंत रेड्डी मुल्क के वाहिद वज़ीर आला हैं जिनके खिलाफ 89 संगीन मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं और वो वोट के बदले नो स्कैंडल में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद 50 दिन जेल में भी गुजार चुके हैं। परवीन कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत कई बड़े घपलों में मुलव्वस है और रेवंत रेड्डी सियासी इंतकाम के तहत तेलंगाना के अवाम को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक वज़ीर आला के ओहदे पर रहते हुए सियासी मुखालफीन के खिलाफ इंतहाई नाज़िबा, गैर इखलाकी और तज़हीक आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल करना उनकी पस्त ज़हनियत की अक्कासी करता है। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी 21वीं सदी के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते और उनका रवैया पत्थर के ज़माने के आमिरों जैसा है जो किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। परवीन कुमार ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि ऐसे मुतनाज़ा पस मंज़र रखने वाले शख्स को नवाजना तालीमी इदारे के वक़ार के खिलाफ है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्का चौपादिंदी के तयशदा दौरे के पेश नज़र पुलिस ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली सुनके रविशंकर को उनकी रहाइशगाह पर नज़र बंद कर दिया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि यह कदम वज़ीर आला के दौरे के दौरान अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के मुमकिना एहतजाज और रुकावट को रोकने के लिए उठाया गया है। सुन के रविशंकर और उनके हामियों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए इसे जमहूरी हुकूक की पामाली और अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया है। साबिक एमएलए का कहना है कि हुकूमत अवामी मसाइल पर सवालात उठाने से डरती है, इसीलिए बीआरएस कायदीन की नकल व हरकत पर पाबंदियां आयद की जा रही है। इस दौरान सुन के रविशंकर के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बीआरएस कारकुनों ने इस नज़रबंदी के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है, जिसकी वजह से इलाके में सियासी तनाव की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఇట్లా టీవీ చూసుకుంటే రాజకీయాలు చేసుకోండి. ఇంత భయపడుతూ ఎందుకు రాజకీయాలు చేయలేదు? నేను మాకు ఎన్నికల బిజీ ఉంది, మేము ప్రచారం చేసుకోవాలి, ఇట్లా అడ్డుకుంటే ఎట్లా చెప్పండి?
ఇప్పుడు ఈ చెప్పడానికి వస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి. అదే గుమ్లాపూర్ ప్రాంతంలో కాట్నపల్లి, మల్లన్నపల్లె, గుమ్లాపూరు, రామడుగు, గంగాధర వాటన్నిటికీ నీళ్లు ఇచ్చేది. నేను 250 కోట్లు పెట్టి నిధులు తెచ్చినా, ప్రారంభమైన నిర్వాసితులకు డబ్బులు ఇచ్చినాం. పనులు చేయబట్టి శాతం అయితే లేదు. చొప్పదాంట్లో తట్టడు మట్టిని తీసుకుని శాతం కాకపోయాయి. ఈ నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్ పూర్తిగా 2 ఏళ్లలో మా నిర్వాసితులకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయారు. పనులు ఇంకా జరుగుతలేవా? ఒక ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఏదో ఒకటి ఆశిస్తారు కదా. మరి నన్ను అడ్డుకున్నాడు కాదు, నేను ఎలక్షన్ ప్రచారం పోతున్నాను, నన్ను అడ్డుకోకూడదు. అది 4 గంటలకు 5 గంటలకు ఉంటుంది కదా. ఆయన సమయం ఎన్ని గంటలకు ఉంటుంది? మళ్ళీ గంట సేపు నేను साबिक वजीर और बीआरएस के रुकन असेंबली जगदेश रेड्डी ने मरियाल गुड़ा के जलसे में वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिताब पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि आमतौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने से इंसान के इल्म में इजाफा होता है, लेकिन रेवंत रेड्डी वहां से वापस आने के बाद रही सही अक्ल भी खो बैठे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी वजीर आला के बावकार ओहदे का पास रखने के बजाय इंतहाई पस्त दर्जे की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। जगदेश रेड्डी के मुताबिक वजीर आला अवामी मसाइल पर बात करने और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने के बजाय सिर्फ गाली गिलवज और बदजुबानी पर उतर आए हैं ताकि अपनी नाकामियों को छुपा सकें। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्जामात और नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करके हकायक को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर ने मुतालबा किया कि वजीर आला अपनी ज़बान पर काबू रखें और अवाम को बताएं कि उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए अब तक क्या इक़दामात किए हैं। उनका कहना था कि ऐसी गैर संजीदा सियासत से तेलंगाना का वक़ार मजरूह हो रहा है और अवाम अब उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు జిల్లాకు వచ్చిపోయింది. ముఖ్యమంత్రి జిల్లాకు వస్తే ప్రజలు సహజంగానే ఏమైనా వస్తుంది మన జిల్లాకని ఆశిస్తారు. కానీ ఏమి రాలా, మళ్ళీ అవే బూతులు, అదే స్థాయిలో ఆయన సంస్కారాన్ని బయటపెట్టుకుని పోయింది. అతి నీచంగా ముఖ్యమంత్రి అంతకుముందు వాస్తవానికి ఆయనకు ఆ స్థాయి లేదు, ఆ సంస్కారం కూడా లేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనన్నా నేర్చుకోవాల్సి ఉండే, కొంతనన్నా విజ్ఞత ప్రదర్శించాల్సి ఉండే. కానీ 2 ఏళ్ల నుంచి రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది తప్ప ఆ సంస్కారహీనత ఏమాత్రం మనుషులు మార్పు కనబడడం లేదు. నిజంగా 5 రోజులు నేను హార్వర్డ్ పోయించిన అన్నాడు. సరే ఇప్పుడైనా బుద్ధి వస్తుందేమో, అక్కడ దేశాలలో కూడా కనబడతారు కదా అనుకున్నాం. కానీ అక్కడికి పోయి మరి ఏ భాషలో నేర్చుకొని వచ్చాడో కానీ ఇంకా అంతకంటే అధ్వానమైన హీనమైన భాషలో నేను మాట్లాడాను. ఒక స్థానిక మాజీ ఎమ్మెల్యే గురించి కూడా గా రకంగా सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी की तकर्री से मुताल्लिक केस की समाअत करते हुए वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन और रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो मुस्तकिल डीजीपी के इंतखाब का अमल 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करें। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 26 सितंबर को एक हुक्मनामा जारी करते हुए शिवधर रेड्डी को डीजीपी की इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी थीं, जिसके खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत के मुताबिक पुलिस सरबराह की तकर्री आर्जी बुनियादों पर नहीं की जा सकती, लिहाजा मौजूदा हुक्मनामे को मनसूख किया जाए। इससे कबल हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत के हुक्मनामे को बरकरार रखते हुए इंतखाब का अमल जारी रखने की हिदायत दी थी, जिसे बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आला अदालत ने अब वाज़ेह कर दिया है कि कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में अहल अफसरान के नामों का पैनल तैयार करके मुस्तकिल तकर्री को यकीनी बनाया जाए। इस फैसले के बाद रियासती दारुल हुकूमत में नए पुलिस सरबराह के इंतखाब के हवाले से सियासी और इंतज़ामी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तेलंगाना जागृति की सदर कलवाकंटला कविता ने दूसरे दिन भी मुख्तलिफ स्टडी कमेटियों के साथ अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद किए, जिसका मकसद रियासत की जामे तरक्की के लिए एक मुस्तहकम ढांचा तैयार करना है। जुमेरात के रोज़ उन्होंने पसमानदा तबकात, नौजवानों, रेवेन्यू इस्लाहात और सकाफती कमेटियों के नुमाइंदों से मुलाकात करके उनके शोबाजात से मुताल्लिक़ दरपेश मसाइल और मुस्तक़बिल के लायहा अमल पर तबादला ख्याल किया।
इससे कबल बुध को तहरीक तेलंगाना के मुजाहिदीन ख्वातीन और दर्ज फहरिस्त तबकात की कमेटियों के साथ बातचीत का अमल मुकम्मल किया गया था। तेलंगाना जागृति ने समाजी इंसाफ और हर तबके की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कल 50 स्टडी कमेटियां तश्कील दी हैं, जो अपने अपने शुबों की तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगी। उन कमेटियों की सिफारिशात और मुख्तलिफ माहिरीन व दानिश्वरों के मशवरों की रोशनी में कविता एक जामे ब्लू प्रिंट तैयार कर रही हैं ताकि एक मिसाली और समाजी तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। इस अक़दाम को अवामी मसाइल को गहराई से समझने और उनके मुस्तकिल हल तलाश करने की समत में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जुमेरात 5 फरवरी को जिला सदीपेट में जारी बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान एक मुनफरिद अंदाज अपनाया, जहां उन्होंने खुद ऑटो रिक्शा चलाकर सबको हैरान कर दिया। हुस्नाबाद मंडल में कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में निकाली गई इस मुहिम के दौरान वजीर मौसूफ ने पद्मा मंदिर से यलमा मंदिर तक ऑटो चलाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस अक़दाम का मकसद आम आदमी और मेहनतकश तबके से यकजहती का इजहार करना था ताकि इंतखाबात से कबल राय दहिंदगान की तवज्जो हासिल की जा सके। वाज़ेह रहे कि रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नताइज का ऐलान 13 फरवरी को किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस की फलाही स्कीमों पर रोशनी डाली और पार्टी उम्मीदवार की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए वोट देने की अपील की। सियासी हलकों में वजीर ट्रांसपोर्ट के इस अवामी अंदाज को वोटरों के दिल जीतने की एक मौसर कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जगतियाल की सियासत इस वक्त शदीद इंतशार और हैजान का शिकार है, जहां सियासी वफादारियां और इंतखाबी मुहिम के अंदाज देखकर अवाम हैरान है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी पार्टी की जानिब से टिकटों की तकसीम पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए अब खिले आम आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ बीआरएस के रुकन असेंबली संजय कुमार, जो अब भी तकनीकी तौर पर अपनी पुरानी पार्टी के एमएलए कहलाते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन रेड्डी का कहना है कि पार्टी के लिए बरसों कुर्बानियां देने वाले वफादार कारकुनों को नजरअंदाज करके नए आने वालों को तरजीह दी गई है, जिसके बाइस उन्होंने आजाद उम्मीदवारों के साथ खड़े होने का फैसला किया। इस अजीब व गरीब सूरत-ए-हाल ने दोनों जमातों के कारकुनों को तज़ब्ज़ुब में डाल दिया है और इंतखाबी मैदान में सियासी सफ बंदियां मुकम्मल तौर पर बखर गई है। मकामी मुबस्सिरीन का मानना है कि जीवन रेड्डी की ये बगावत कांग्रेस के सरकारी उम्मीदवारों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। फ़िलहाल जगतियाल का सियासी नक्शा इंतहाई पेचीदा हो चुका है और दोनों बड़े कैंपों में क़यादत के खिलाफ बेचैनी साफ देखी जा सकती है। మొత్తం పార్టీని పట్టుకపోయి దొరగారు కాలగాడ కుదోబెట్టట్టు ఇది ఎక్కడ రాజామా కాంగ్రెస్ పార్టీ? మేము సోనియమ్మ తల్లిని నమ్ముకున్నాం, రాహుల్ గాంధీ నమ్ముకున్నాం, ఈ దొరలు నమ్ముకోలే. పట్టుకపోయి దొరగారు కాలగాడ పడి ఉండంటే ఎవరు పెద్దలు అన్నట్టు నీ అక్క ఎట్లా అట్లా నాకు ధైర్యం, నేను ముజరాజ్ బిడ్డ తెలుగులో బిడ్డ కొట్లాడతాను, ఆ ధైర్యం కావాలి నా అంటూ నేను. हैदराबाद की मशहूर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी एफलो में मुनक़दा तलबा यूनियन के इंतखाबात में आवाज़ अलायंस ने कलीन सवीप करते हुए तारीखी कामयाबी हासिल की है। बुध 4 फरवरी को ऐलान करदा नताइज के मुताबिक फ्री ट्रिनिटी मूवमेंट, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और NSUI के इस मुत्तहिदा महाज ने हरीफ पैनल्स को शिकस्त देकर तमाम अहम नशिस्तों पर कब्जा कर लिया है। इस अलायंस की जीत को कैंपस की सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, जहां तलबा ने मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर अपना एतमाद जाहिर किया है।
इंतखाबात के दौरान कैंपस में ज़बरदस्त जोश व खरूश देखा गया और नताइज के ऐलान के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने जश्न मनाया और नारेबाजी की। इस कामयाबी के बाद अलायंस के कायदीन ने तलबा के हुकूक के लिए जिदोजहद जारी रखने और कैंपस में एक जमहूरी माहौल को मुस्तहकम करने का अहद किया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुरअमन तरीके से इंतखाबात के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि मुख्तलिफ सियासी हलकों की जानिब से इस जीत को जमहूरी अक़दार की फतह करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के इलाके हबीब नगर में चोरी की एक वारदात सामने आई है, जहां यूनिकर अस्पताल के करीब एक घर के बाहर खड़ी कीमती बर्गमैन स्कूटर नामालूम सारे कोड़ा ले गए। मुतासरा शख्स, जिसकी शनाख्त हुसैन के नाम से हुई है, ने बताया कि उन्होंने 3 फरवरी की रात अपनी मोटरसाइकिल घर के सामने पार्क की थी, लेकिन सुबह वहां से गायब पाई। हुसैन ने इस वाक़ये के फौरी बाद हबीब नगर पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने गाड़ी की तफसीलात फराहम की। पुलिस ने हुसैन की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्ज़िमान की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तफ्तीशी अफसरान जाए वक़ुआ के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज का मुआयना कर रहे हैं, ताकि चोरों की शनाख्त और उनकी नकल व हरकत का पता लगाया जा सके। मकामी रिहायशियों ने इलाके में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से रात के वक्त गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम हुसैन है। कल रात में मेरी गाड़ी चोरी हो गई हबीबनगर PS लिमिट से। मेरा घर हबीबनगर यूनिक केयर हॉस्पिटल के ऑपोजिट है। मेरी गाड़ी बर्गमैन है और ये बंदे को अगर जो भी चोर को ये पहचानते तो प्लीज़ हबीबनगर PS को इत्तला करिए। ये चोर मेरी गाड़ी कल रात में चुरा लिया 2:25 पे। मैं जाके हबीबनगर PS में कंप्लेन दिया भाई, और पुलिस वाले देख रहे, कैमरा CCTV चेक कर रहे। इंशाल्लाह बोले मेरे को कल सुबह में आओ बोल के चेक कर रहे। ज़रा मेहरबानी आप लोगों की, अगर किसको भी अगर ये चोर नज़र आ गया तो हबीबनगर PS को इन्फॉर्म करिए प्लीज़। गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स है मेरे जी, डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह था मेरे डॉक्यूमेंट से। हम लोग कल क्या करें, गाड़ी घर के बाहर पार्क करके घर में गया, मैं जाके मैं थोड़ा काम से दूसरी गाड़ी लेके चले गया, तो वहाँ से आने के बाद गाड़ी देखा तो गाड़ी पार्किंग में नहीं है, घर के सामने जी। हैदराबाद के इलाके मेदीपुट्नम की हड्डा कॉलोनी में दिन दिहाड़े चोरी की एक सनसनीखेज वारदात पेश आई है, जहां नामालूम चोर एक मकान से 15 तोला सोना ले उड़े। मुतासरा मकान मालिक प्रभाकर अपने अहल खाना के साथ किसी काम से सिर्फ 30 मिनट के लिए अस्पताल गए थे। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने एक मुश्तबा शख्स को अपने घर के गेट से बाहर निकलते देखा। प्रभाकर के पूछने पर वो शख्स तेजी से फरार हो गया, जिसके बाद जब वो ऊपर अपने घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और अलमारी खिली पड़ी है। अलमारी की तलाशी लेने पर मालूम हुआ कि इसमें रखा हुआ तकरीबन 15 तोला सोना गायब है, जिस पर मुतासिरा शख्स ने फौरी तौर पर आसिफ नगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की टीम फोरेंसिक क्लोज टीम के हमरा फौरी तौर पर मौका वारदात पर पहुंच गई और जाए वक़ुआ से उंगलियों के निशानात और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मफरूर चोर की शनाख्त के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज का बारीक बीनी से मुआयना किया जा रहा है। ओपन करके अंदर से ले ले। ओके, ओपन करो, वो भी ओपन करे तो उस अंदर और एक लॉकर रहता है ना, वो भी ओपन करके वो भी लेके गया, उसमें से लेके गया। टोटल कितना था मैडम? 15 तोलास। हाँ। गोल्ड, ओनली गोल्ड? ओनली गोल्ड। ओनली गोल्ड। हाँ, प्योर गोल्ड।
एक आरा और एक स्मॉल चेन, वो पूरा लेके गया। आंटी ఎన్ని గ్రామ్స్ आंटी? 15 है కదా? यहाँ से कुछ नहीं लिया, ये ओके वो भी उसके पास से यहाँ करके मैडम, ये नॉन पर्सन है, नॉन पर्सन कुछ है के चले गए। मेन डोर ताला तोड़ के अंदर आया मैडम। मेन डोर ताला तोड़ के आया। और अंकल यहाँ जा रहा, नीचे से जा रहा, उन्होंने सामने से आ रहा, उन लोगों के भी ताला, उन लोग गाँव को गए। हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े गांधी नगर के सदहामा वेमेंस पीजी हॉस्टल में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से जिस वक्त यह हादसा पेश आया, हॉस्टल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान होने से बाल बच गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही महकमा फायर ब्रिगेड और हाइड्रा का अमला फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गया और 3 फायर इंजनों की मदद से काफ़ी जिदोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। मकामी पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर यह शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग लगने की असल वजह शॉर्ट सर्किट थी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि हॉस्टल में रखा हुआ कीमती सामान, फर्नीचर और दीगर ज़रूरी अशिया जलकर खाकिस्तर हो गईं, ताहम किसी के जख्मी होने की कोई इत्तिला नहीं है। इंतज़ामिया अब हॉस्टल में हिफाजती इंतज़ामात का जायज़ा ले रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके, और इमारत के बरक़ी निज़ाम की जांच पड़ताल की जा रही है। बिट्स पिलानी हैदराबाद के साबिक तालिब इल्म चंद पी गर्ग और उनकी अहलिया मंजू गर्ग ने अपने मादर इल्मी की तरक्की के लिए 36 करोड़ रुपए का भारी अतिया देकर एक नई मिसाल कायम कर दी है। चंद पी गर्ग ने सना 1968 में बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और अब वो अमरीका में बैन अल-अक़वामी तिजारत और क्रेडिट के शोबे में एक कामयाब कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। बिट्स पिलानी इंतज़ामिया ने 18 माह कबल अपने तालीमी मेयार को आलमी सतह पर मज़ीद बुलंद करने के लिए $100 मिलियन का फंड जमा करने का हदफ मुकर्रर किया था, जिसके तहत इस जूड़े ने $4 मिलियन यानी 36 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। इस रकम का बड़ा हिस्सा हैदराबाद कैंपस में जदीद लेबॉर्टरियों की तामीर और तहकीकी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक दुनिया भर में फैले हुए बिट्स पिलानी के साबिक तलबा मजमूई तौर पर $34 मिलियन के अतियात दे चुके हैं, जो इदारे की तरक्की में उनकी गहरी दिलचस्पी का सबूत है। इंतज़ामिया ने इस फराखदिलाना ताउन पर गर्ग ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हुए इसे तलबा के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी सरमायाकारी करार दिया है। तेलंगाना के ज़िला करीम नगर में एक ऐसा लर्ज़ा खेज़ वाक़या पेश आया है जिसने तालीमी हलकों और वालिदैन में खलबली मचा दी है। चिग्रोमामेडी मंडल के एक सरकारी स्कूल में 8वीं जमात के चंद तलबा नशे की हालत में क्लास रूम पहुंचे, जिस पर असातिज़ा को शक गुजरा। जब स्कूल इंतज़ामिया ने इन तलबा के बस्तों की तलाशी ली तो उनके बैग से शराब की बोतलें बरामद हुईं, जिसने सबको हैरान कर दिया। पूछगुछ के दौरान मासूम तलबा ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने ये शराब स्कूल के करीब ही वाक़े एक गैर कानूनी दुकान से खरीदी थी। इस वाक़ये ने रियासत में गिल्ली कूचों में खिली गैर कानूनी शराब की दुकानों और नौजवान नस्ल पर उनके पड़ने वाले तबाहकुन असरात को बेनकाब कर दिया है। मकामी लोगों और वालिदैन ने इस सूरत-ए-हाल पर शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि तालीमी इदारों के आसपास मौजूद शराब के अड्डों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। पुलिस और महकमा आबकारी ने मामले की संगीनी को देखते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि कसूरवार दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में काम के बढ़ते हुए दबाव का एक और अलमनाक वाक़या सामने आया है, जहां एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ज़हनी तनाव से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 31 साला सतेश, जिनका ताल्लुक आंध्रा प्रदेश के इलाके अमलापुरम से था, बुचीबावली में वाक़े एक मरूफ सॉफ्टवेयर कंपनी इकसीचर में मुलाजमत करते थे और मियाँपुर के बी के इनक्लेव में रहाइश पजीर थे। बताया जाता है कि सतेश की अहलिया हाल ही में संक्रांति की छुट्टियों के सिलसिले में अपने आबाई गांव गई हुई थी, जिसके दौरान उन्होंने घर में अकेलेपन और काम के शदीद बोझ की वजह से पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद इस बात की तस्दीक की है कि सतेश काम के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे
और इसी ज़हनी अजियत के नतीजे में उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। हुक्काम ने जाए वक़ुआ से लाश को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है और वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस लर्ज़ा खेज़ वाक़ये ने IT के शोबे में काम करने वाले मुलाज़मीन की ज़हनी सेहत और कंपनियों में काम के माहौल पर एक बार फिर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं।